हेलो एवरीवन, स्टॉक टॉक्स की इस नए एपिसोड में मैं विष्णु अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में। हमें सबको पता है कि अनलिस्टेड कंपनीज में एक बहुत बड़ा हिडन अपॉर्चुनिटीज छुपा हुआ है। हिडन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हमें नहीं पता, जैसे कि हम अनलिस्टेड कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करें या अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना कितना सेफ है। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं ऑल्टियस इन्वेस्टेक से मिस्टर अभिषेक गिनोदिया जी। तो चलिए मिलते हैं अभिषेक गिनोदिया जी से और उनसे पूछते हैं उन सारे सवालों को जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी से रिलेटेड है और जिसका जवाब आज तक हमें नहीं पता। दोस्तों, अभिषेक गिनोदिया जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक जी, आपका स्वागत है स्टॉक टॉक्स में। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। Thank you, Vishnu ji, for having me. Very interesting conversation. I'm hoping we'll be having. Sure. We'll have a very good conversation. So आज हम लोग बात करेंगे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के बारे में, अनलिस्टेड इक्विटीज के बारे में। तो सबसे पहला सवाल अभिषेक जी करने के पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दोस्तों को, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा अपना प्रोफाइल बताइए और अपनी जर्नी को शेयर करिए। जरूर। So, going back to the very beginning, family has always been into wealth management and stock markets. So, along with growing up, along with watching Cartoon Network, there was always CNBC, which used to run in the family. Education-wise, I am a chartered accountant and a CFA. Spent close to 10 years in the corporate sector. So, I worked across companies like PwC, ITC, and Marico. Across advisory, sales, and infra and supply chain wings. Unlisted shares में काफी शुरुआत से exposure रहा है. So it's been about 8 years since I've been very active in the unlisted space. Thought basically यही है कि जब आप कोई भी investment करते हो, you have to enter it before everyone else does. And वो एक बहुत ही important तरीका होता है। तो जीतने के कुछ तरीके होते हैं, मतलब आप सबसे तेज दौड़ो, आप सबसे स्मार्ट हो, या आप वो इन्वेस्टमेंट सबसे पहले अचीव कर लो। सो व्हाट वी बिलीव इज getting into an investment early is very important, and that is how this entire pre-IPO and unlisted space we found to be very attractive. And since the last 10 years we have been very active in this space, and last 10 साल में जितने भी IPOs आए हैं, in different capacities we have been active in them. ओके, ग्रेट। सो जब हम प्री आईपीओ की बात करते हैं तो पहला सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये प्री आईपीओ या व्हाट आर अनलिस्टेड शेयर्स या अनलिस्टेड इक्विटीज अगर हम कहें। सही। सो आई थिंक अगर आप पूरे कंपनीज का संसार देखेंगे तो रफली आई थिंक इंडिया में करीबन 5.5-6 लाख के आसपास रजिस्टर्ड कंपनीज हैं विद द एमसीए। इसमें से लिस्टेड मार्केट बहुत छोटा है। सो लिस्टेड मार्केट वुड बी आई थिंक क्लोज टू 5,000, 7,000, 10,000 कंपनीज, दैट्स इट। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज है इसको हम बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी यानी कि वो कंपनीज जिन्होंने अभी तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आईपीओ को नहीं निकाला है। सिंपल एक्सप्लेनेशन। प्री आईपीओ कंपनीज अनलिस्टेड कंपनीज का एक छोटा सबसेगमेंट है। प्री आईपीओ कंपनीज इज जनरली रेफर्ड टू दोज कंपनीज जिनका एक स्केल रीच हो गया है या उन्होंने एक आईपीओ का ट्रैक पकड़ लिया है। अब आईपीओ का ट्रैक जनरली कंपनीज कैसे पकड़ती है? वो या तो बैंकर हायर कर लेते हैं, या वो डीआरएचपी फाइल कर देते हैं, या वो कोई पब्लिक अनाउंसमेंट कर देते हैं, या उनके बोर्ड पे कोई प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर है जहां पे उनका अग्रीमेंट ही इस तरह से फॉर्म रहता है कि उनको 4 से 5 साल के टाइमलाइन के अंदर एक पब्लिक एग्जिट उनको देना पड़ता है। सो अनलिस्टेड कंपनी बड़ा सबसेट हो गया, एंड उसके अंदर एक छोटा पोर्शन हो गया उन कंपनीज का जो नेक्स्ट 2 से 5 साल के अंदर आईपीओ करेंगे, और उनको जनरली मार्केट में प्री आईपीओ कंपनीज के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, प्राइवेट इक्विटी तो एक लार्ज टिकट साइज इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम रिटेल की बात करें तो वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाउ डू दे इन्वेस्ट इन दीज अनलिस्टेड इक्विटीज? बिल्कुल। तो प्राइवेट इक्विटी तो देखिए वहां पे कहलाता है जहां पे आप कंपनी में कोई मेजॉरिटी या कंट्रोलिंग स्टेक ले रहे हैं, यू आर गेटिंग ऑन टू द बोर्ड, यू आर बीइंग इन्वॉल्वड इन द डे टू डे मैनेजमेंट। अब प्री आईपीओ इन्वेस्टिंग का जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन का बात आता है, they will obviously be holding a non-majority stake. तो इसीलिए for retail investors, the subset of pre-IPO companies is much more logical. Why this is logical is because this has very similar characteristics to any listed company.
बिकॉज प्री आईपीओ कंपनी जहां पे भी आप बात करते हो वहां पे उनका मार्केट कैप एटलीस्ट 1000 करोड़ के ऊपर आ गया है, उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस और मैनेजमेंट में कोई चैलेंजेस नहीं है, उनके सर्वाइवेबिलिटी में कोई क्वेश्चंस नहीं है, एंड देयरफॉर उनके ज्यादातर फीचर्स आर वेरी सिमिलर टू लिस्टेड कंपनीज। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट एक्सपोजर टू इट। सो अगर आप आज से 5 साल पहले का सिनेरियो देखोगे तो प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का मिनिमम क्राइटेरिया जनरली रहता था एनीवेयर फ्रॉम 5 to 10 lakh एवरेज टिकट साइज। विद द इंटरनेट एंड विद द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एंटायर इन्वेस्टमेंट, आज के दिन कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पर आप बहुत छोटी राशि के साथ भी अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो आज के दिन विद द सबसेट ऑफ प्री आईपीओ, जिसमें करीबन आज के दिन इंडियन मार्केट में एक्टिव लिक्विडिटी है करीबन 80 से 100 कंपनी में, उसमें एन इन्वेस्टर कैन गेट एक्सपोजर फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम अ मिनिमम टिकट साइज ऑफ जस्ट 10,000 rupees. So they can buy the shares from the existing shareholders. They can buy from an existing shareholder. These are secondary shares. अच्छा, अब मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए जब लिस्टेड स्पेस में इतनी अपॉर्चुनिटी है, और अब जब मार्केट इतना करेक्शन हो गया, अब अच्छे वैल्यूएशन दिखता है हमें लिस्टेड में, तो अनलिस्टेड में क्यों जाए? वहां पे रिस्क भी हाई है। बिल्कुल सही बात है। सो अनलिस्टेड में जाने के 2-3 मेन रीजंस होते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक हिस्टोरिकल एग्जांपल के साथ बताऊं तो जैसे अभी वी हैड इन आवर पोर्टफोलियो अ कंपनी कॉल्ड नजारा टेक्नोलॉजीज। करेक्ट। अब नजारा वाज द फर्स्ट गेमिंग कंपनी टू बी लिस्टेड, राइट? सो इसके पहले 2020 के पहले अगर आपको कोई गेमिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना था या आपको गेमिंग का एक्सपोजर चाहिए था तो आपके पास कोई और जरिया ही नहीं, बट यू हैव टू लुक अपार्ट फ्रॉम द लिस्टेड कंपनी स्पेस, राइट? So one critical factor is to get exposure to sectors which are not available in the listed space, right? So आज के दिन मान लीजिए आपको ई फार्मा डिलीवरी में एक्सपोजर चाहिए, तो इस केस में अगर आपको डायरेक्ट किसी कंपनी में एक्सपोजर चाहिए तो आज के दिन लिस्टेड में देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट, राइट? करेक्ट। So for that reason, say Pharmacy becomes a valid candidate for someone who wants an exposure into this segment. Similarly, EV space. अब EV space में बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो लिस्टेड स्पेस में EV सेक्टर की ग्रोथ में काम कर रही है, बट प्री आईपीओ सेगमेंट में देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर अवेलेबल। सेकंड आ जाते हैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अनलिस्टेड शेयर्स और लिस्टेड मार्केट का जो कोरिलेशन है जिसको हम बीटा कहते हैं जनरली, वो जनरली काफी कम होता है। तो दैट इज जनरली हमने जो मेजर किया है दैट इज बिटवीन 0.4 to 0.6। इसका क्या मतलब रहता है? अगर लिस्टेड मार्केट सडनली 20% ऊपर जाता है तो अनलिस्टेड स्पेस डज नॉट गिव यू अ 20% जंप, इट विल गिव यू अ स्लाइटली लोअर जंप। And even if the listed markets fall, similarly pre-IPO will be hit a little less. तो अगर आपका एवरेज मार्केट या आपके मिड कैप स्मॉल कैप 15-20% टूट जाते हैं, अनलिस्टेड है प्री आईपीओ मार्केट में उतना करेक्शन नहीं आता है। सो दिस इज समथिंग ऑफ अ लोअर कोरिलेशन। तो एट अ पोर्टफोलियो लेवल अगर आपके पास एक करेक्ट मिक्स है बिटवीन रियल एस्टेट, प्री आईपीओ, लिस्टेड, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, तो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का जो फॉल और चढ़ाव रहेगा वो आपका एक मेजर्ड इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, राइट? थर्ड रीजन जो है वो बड़ा सिंपल है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्री आईपीओ में आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है उन कंपनीज का जिनमें अभी ग्रोथ वैल्यूएशन है। तो अगर आप लास्ट 2 सालों में कोई भी आईपीओ को ले लोगे, जोमैटो ले लीजिए, नाइका ले लीजिए, पॉलिसी बाजार ले लीजिए, स्पेशली टेक स्पेस में, इनमें क्या फंडा हो गया है कि सारी वैल्यू क्रिएशन हो जाती है प्री आईपीओ के स्पेस तक। जिस दिन आईपीओ आया उस दिन जो बैंकर आपको जितना हाईएस्ट वैल्यूएशन दे सकता है उस पे वो अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट करा के निकल जाता है। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उस पॉइंट के बाद पैसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ऐसे कंपनीज के लार्जर पोर्शन ऑफ वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हिस्सेदार बने, जिससे कि आपको जो आपने जिस स्टेज में इन्वेस्ट किया वो जब कंपनी अगले 4 साल में ग्रो करके 5x अपने बिजनेस को करे तब भी आप उसके ग्रोथ के जर्नी में एक हिस्सेदार बन रहे हैं। तो ये प्राइमरी मेरे हिसाब से 3 रीजंस हैं व्हिच अ इन्वेस्टर शुड कंसीडर। बहुत सही और अच्छे तरीके से आपने समझाया। इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन, क्योंकि आपने नजारा का नाम लिया और वैल्यूएशंस के बारे में भी थोड़ा बात की, जोमेटो के साथ क्या हुआ हमने देखा, पेटीएम के साथ हमने देखा क्या हुआ, तो हिस्टोरिकली रिस्क और रिटर्न में कैसा रिलेशन रहा है अगर हम अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की और अनलिस्टेड इक्विटीज की बात करें तो? बिल्कुल। तो अगर मैं आपको रफली रिटर्न्स का एग्जांपल दूं तो एट अ पोर्टफोलियो लेवल जो हमने देखा है ऑन एन एवरेज बेसिस बिटवीन से आज के दिन अगर हमारे साथ 8 से 10,000 इन्वेस्टर्स काम करते हैं तो एवरेज में इन द लास्ट 6 years दे हैव मेड अ CAGR ऑफ एनीवेयर फ्रॉम 26 to 28%। अब इसमें से कुछ स्टॉक्स होंगे जो
उन्होंने 2-3 साल में 6x 8x रिटर्न दे दिए। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक आईपीओ नहीं किया है तो उनका वैल्यूएशन कांस्टेंट पड़ा है, और कुछ ऐसे होंगे डेफिनेटली जहां पे देयर हैज बीन अ फॉल। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पर अगर कोई इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करता है, ही इज जनरली एबल टू अकाउंट फॉर एनीवेयर बिटवीन 26 से 28%। रिस्क की हम बात करें तो इन्वेस्टर इन अ प्री आईपीओ स्पेस को एक चीज का सबसे बड़ा ध्यान रखना जरूरी है, एंड दैट इज होल्डिंग पीरियड। ठीक है, क्योंकि अनलिस्टेड और प्री आईपीओ स्पेस में जो मुनाफा बनता है या जो आपका वैल्यू क्रिएशन होता है वो होता है सर्टेन ट्रिगर्स पे। ठीक है, मतलब मान लीजिए आज आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक साल बाद उस कंपनी ने डीआरएचपी फाइल किया। अगर डीआरएचपी के पहले 100 लोग उस कंपनी को देख रहे थे और डीआरएचपी फाइल होते ही वो नंबर 10,000 जाता है, डीआरएचपी के अप्रूवल के बाद वो नंबर 50,000 जाता है, और आईपीओ अनाउंस होने के बाद वो नंबर 5 लाख जाता है। तो आपको हर एक पॉइंट पर कंपनी में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा टू मेक रिटर्न्स। तो इस स्पेस को कभी भी इन्वेस्टर अगर ट्रेडिंग क्या दिख रहा है कि मैं आज ले लेता हूं, 1 महीने बाद एग्जिट कर लूंगा या 2 महीने बाद एग्जिट कर लूंगा, तो वो हमारे ओपिनियन में थोड़ा रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। तो रिस्क एंगल से आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इन्वेस्टर शुड नोट इज लिक्विडिटी एंड होल्डिंग पीरियड इज समथिंग विच दे शुड बी वेरी क्लियर कि ऐसा ही पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें जो आप अगले कम से कम 1 से 2 साल के लिए इन्वेस्टेड रखने में आपको असुविधा नहीं है। तो जब हम प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो टैक्सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटीज में हालांकि पहले नॉन टैक्सेबल था, अब 10% टैक्सेबल। तो अनलिस्टेड के केस में क्या है, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट? क्योंकि एक जब हम पोर्टफोलियो प्लानिंग करते हैं तो हमको टैक्स कंपोनेंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहता है और उसे हमको अकाउंट फॉर करना पड़ता है। तो टैक्सेशन के बारे में बताइए अनलिस्टेड सिक्योरिटीज पे। टैक्सेशन को 2 भागों में स्प्लिट कर लेते हैं। पहला हिस्सा हो गया आपने कोई प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट किया एंड आपने उसको प्री आईपीओ में ही सेल कर दिया। अब प्री आईपीओ में आप सेल क्यों करेंगे उसकी भी उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए सीएसके एक स्टॉक है जो 2018 में करीबन 2019 में हालांकि करीबन 35 से 60 रुपए के बीच में ट्रेड हो रहा था। आज के दिन सीएसके इज एट 180-190। तो कई इन्वेस्टर्स ने 4x 5x 400-500% का रिटर्न लास्ट 1.5-2 साल में हासिल कर लिया। नाउ दे वांट टू एग्जिट क्योंकि उनको अब अपना मुनाफा क्लेम करना है। इस केस में आपको 2 साल के होल्डिंग पीरियड के बाद इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ 20% का टैक्सेशन आता है लॉन्ग टर्म में। ओके, इंडेक्सेशन 2 साल, इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ 20%, और इसमें होल्डिंग पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म हो जाता है 2 इयर्स। हाँ, 2 इयर्स होल्डिंग पीरियड 1 ईयर है। वैसे अनलिस्टेड में होल्डिंग पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म इज 2 इयर्स एंड 2 साल अगर आपने होल्ड कर लिया तो विद इंडेक्सेशन आपको 20% का टैक्स लगता है, which roughly translate to anywhere between 14 to 17%। इस आपने कितने टाइम तक उसको होल्ड किया है। करेक्ट। शॉर्ट टर्म का जो आपका गेन रहेगा दैट विल बी टैक्स्ड एट योर स्लैब रेट। ओके, अब मान लेते हैं ऐसी कंपनी जिसको आपने इन्वेस्ट तो प्री आईपीओ में किया लेकिन आपने एग्जिट उसको आईपीओ के बाद किया। जस्ट फॉर एग्जांपल नजारा टेक्नोलॉजीज में मान लीजिए आपने 2016 में इन्वेस्ट किया और आज के रेट पे आप एग्जिट करते हो। उस केस में इट इज ट्रीटेड एग्जैक्टली सिमिलर टू अ लिस्टेड एंटिटी। तो वही 1 लाख तक एग्जेम्पशन और 10% ओवर 1 लाख एंड शॉर्ट टर्म में 15% एज पर 115A। तो वो सेम जैसे आपका लिस्टेड सिक्योरिटीज पे जो एप्लीकेबल है एग्जैक्ट वही सेम टैक्सेशन एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है। अब हम, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनीज के इंफॉर्मेशंस बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, एमसीए इज द ओनली ऑथेंटिकेटेड सोर्स है। अब हमें आप ये बताइए, क्या जब कोई कंपनीज या कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो ड्यू डिलिजेंस करना उतना ही टफ हो जाता है। तो हम कैसे एक अनलिस्टेड कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करें, या मार्केट में जैसे आपने बोले बहुत सारे प्लेयर्स है, क्या उनके इंफॉर्मेशंस भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? अपना ड्यू डिलिजेंस हम कैसे करें? बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक इंफॉर्मेशन डिस्पैरिटी हमेशा प्राइवेट मार्केट्स में या प्री आईपीओ मार्केट्स में एक बड़ा कंसिडरेशन रहा है कि इन्वेस्टर कैसे समझे कि कंपनी का जो डेटा आ रहा है मुझे समय से मिले या मुझे क्वार्टरली अर्निंग्स मिले या एनुअल रिपोर्ट्स मिले। तो इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एक अनलिस्टेड या प्री आईपीओ कंपनी को क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्वार्टरली रिपोर्ट जो हम आज के दिन मान लीजिए आईटीसी या रिलायंस इंडस्ट्रीज के देखते हैं दैट इज अ लिस्टिंग क्राइटेरिया। वो एनएससी बीएससी का क्राइटेरिया है, सेबी का क्राइटेरिया है, बट अनलिस्टेड कंपनी का क्राइटेरिया नहीं है।
बट दैट बीइंग सेड, एक एनुअल रिपोर्ट इज समथिंग व्हिच एवरी कंपनी पब्लिशेस, एंड ये वो सोर्स ऑफ डेटा है जो आपको डायरेक्ट कंपनी से मिलेगा, ऑथेंटिकेटेड रहेगा, ऑडिटेड रहेगा, एंड इट इज अवेलेबल ऑन एन एनुअल बेसिस. इसके साथ जनरली फॉर द 60-70 कंपनीज जहां पे प्री आईपीओ में देयर इज इमेंस लिक्विडिटी, वहां पे एवरी न्यूज आर्टिकल, एवरी अपडेट ऑन शेयर इश्यूज, एवरी अपडेट ऑन शेयर बोनसेस, एनी एक्विजिशंस इज very perfectly covered by all of the players in the market. So therefore आप जहां से भी ले रहे हो उनके प्लेटफॉर्म पे generally they are able to have a research team and they are able to update all of the information there, and that forms a good part to be able to track your investments. बट एक एनुअल रिपोर्ट के बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन हमको दूसरा एनुअल रिपोर्ट तक वेट करना पड़ता है. बिल्कुल बिल्कुल, बीच में हमारे पास इन्फॉर्मेशन. जी जी जी. अब इसमें क्या होता है, कुछ जो कंपनीज प्री आईपीओ में, मान लीजिए लिस्टेड कंपनीज की सब्सिडरीज हैं. अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूं तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज या टाटा टेक्नोलॉजीज, तो ये सब लिस्टेड कंपनीज के सब्सिडरीज हैं, एंड देयरफॉर इनमें आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी मिल जाता है, बिकॉज लिस्टिंग गाइडलाइंस के हिसाब से अगर एचडीएफसी बैंक अपना रिजल्ट दे रही है तो उसको एचडीएफसी सिक्योरिटीज का भी क्वार्टरली देना पड़ता है. सिमिलरली रिलायंस रिटेल का हमें मिल जाता है. तो 50% कंपनीज का हमें क्वार्टरली भी मिल जाता है, बट रेस्ट 50% में यस देयर इज अ डिले, वो डेटा आपको एनुअली ही मिलेगा. ऐसे कुछ और पॉइंट्स अगर आप हाईलाइट करना चाहे जो कि एक इन्वेस्टर को केयरफुल रहना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज अनलिस्टेड कंपनीज. बिल्कुल. So I think a lot of points which an investor has to be careful of before investing into unlisted are very similar to investing into unlisted also. मतलब एक सबसे पहला crucial point तो जो हमने cover किया, इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेकर an investor has to cover, right? तो once that base is covered, and that is the largest difference between investing into listed companies and investing into pre-IPO companies. इसके बाद आपको वैल्यूएशन समझना है. आपको पॉसिबली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक कंपनी जो प्री आईपीओ में है उसका जो भी क्लोजेस्ट कंपेरेबल आपको लिस्टेड स्पेस में मिल रहा है या उसका कोई ग्लोबल लिस्टेड पेयर अवेलेबल है, उसके साथ उसका वैल्यूएशन कैसे कंपेयर हो रहा है. एंड ये आपको क्या है अलाउ करेगा समझने के लिए कि वो कंपनी फेयरली वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है. जस्ट फॉर एग्जांपल एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, कर्लॉन एंटरप्राइजेस. अब कर्लॉन इज इनटू मैट्रेसेस. अब मैट्रेस में एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है व्हिच इज शीला फोम, व्हिच बेसिकली रन्स द ब्रांड कॉल्ड स्लीपवेल. तो इनका जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 1-to-1 कंपेरेबल है. ओके. सो फॉर एनीवन हु वांट्स टू इन्वेस्ट और इवैल्यूएट कर्लॉन, he should first evaluate Sheela Foam and see how Sheela Foam compares to Kurlon, and then see कि Sheela Foam को मार्केट क्या मल्टीपल दे रहा है, एंड उसके बेसिस पे उसको डिसाइड करना चाहिए कि उसको कर्लॉन में एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो जनरली ये 2-3 चीजें अगर इन्वेस्टर देख के करे तो he will be able to shortlist good quality companies at reasonable valuations to invest in the pre-IPO space as well. तो अगर हमें अनलिस्टेड स्पेस में जो कंपनीज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस वैसी कंपनी अगर हमको लिस्टेड स्पेस में उसकी पीयर कंपनी मिल जाती है, तो अगर हम उसका पी या वैल्यूएशन निकाल देते तो जनरली इलिक्विडिटी की वजह से यहाँ पे प्रीमियम कम रहता है या सेम प्रीमियम रहता है अनलिस्टेड में? जनरली लिक्विडिटी का एक डिस्काउंट चलता है अनलिस्टेड स्पेस में. अगर लिस्टेड मार्केट्स में कोई भी पी एक्सपी पे वो काम हो रहा है, the general assumption is कि at least 20-25% का liquidity discount investor को मिलना चाहिए. Okay. So दो अंतिम सवाल. पहले, क्या हम ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज अगर कर्लॉन की बात करें, फार्म इजी की बात करें, जो काफी ब्रांडिंग भी नहीं करती हैं, अनलिस्टेड उनका शेयर ट्रेड होता है, हमें नहीं पता है, हम ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो इसमें थोड़ा सा रिसर्च लगेगा सर. Any investor who's coming in he has to spend some time in the market. उसे थोड़ा इंटरनेट पे सर्चेस अगर आप करोगे टॉप 10 अनलिस्टेड कंपनीज या आप कोई भी प्लेटफॉर्म पर अगर जाओगे तो दे जनरली गिव यू कि कौन से 10 सबसे लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड उसके स्पेसिफिक टाइप्स क्या हैं. जैसे सिमिलर आपको अगर अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से टेक यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके टॉप 5 ऑप्शंस मिल जाएंगे. आपको सब्सिडरीज ऑफ लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जहां पे दे आर ऑलरेडी बैक्ड बाय वेरी गुड कंपनीज, तो उसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे. आपको सिर्फ डिविडेंड इनकम पे खेलना है, आपको सिर्फ ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जहां मेरे को 4%, 5%, 6% का डिविडेंड इनकम आए, तो वैसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है. तो एन इन्वेस्टर हैज टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द टॉप 20 ऑप्शंस व्हिच आई हैव, एंड देन ही हैज टू सिलेक्ट कि मेरे रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मेरे रिस्क अवर्जन के हिसाब से
क्या स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में सूट करेगा, एंड देन ही हैज टू टेक अ स्टेक इन इट। आप काफी दिनों से अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री? एब्सोल्युटली। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो डिफरेंस मुझे नजर आता है इन द लास्ट 10 years is in the stage at which companies are going for an IPO. Okay. So, अगर आप कंपेयर करोगे कंपनीज जो 10 साल पहले आईपीओ करती थी, आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, एल&टी इन्फोटेक ले लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ले लीजिए, लॉम्बार्ड ले लीजिए, आप बारबेक्यू नेशन ले लीजिए, दे जनरली यूज्ड टू ग्रो टू सम साइज, स्केलेबिलिटी थोड़ी आ गई, एंड देन दे यूज्ड टू गो फॉर एन आईपीओ. And therefore, there was a very good option for all investors who are investing in an IPO also to be able to make some money. Correct. But because private markets इतना grow कर गया है last 2-3 सालों में, और इतनी liquidity आ गई है private space में, कि आज के दिन companies अपना सारा growth strategy इसी के अंदर जी लेते हैं, and जब उनका पूरा cream निकल जाता है तब वो IPO करते हैं. So what I feel is कि in the next 5 years, for any growth investor or any investor with some risk appetite, unlisted startup pre-IPO has to be a part of his investing portfolio. Otherwise, normal return तो मिलेंगे, but जो Correct. super normal return an investor wants to achieve, वो कमाना थोड़ा सा difficult होने वाला है आगे चल के. तो जाते जाते ऐसे कुछ कंपनीज जो अभी बहुत अच्छी लग रही है अनलिस्टेड स्पेस में, उसका नाम भी बता दीजिए और क्यों अच्छे लग रहे हैं ये भी बताइए. जरूर. तो इसको एक छोटे रूप में कवर करते हैं, जस्ट टू सी सम कंपनीज जो जहां पे हमें बहुत सिंपल लॉजिक के हिसाब से समझ में आता है कि हाँ ये एक ऐसी चीज है जो एक इन्वेस्टर को नजर में रखनी चाहिए. Okay. तो पहला ले लेते हैं सीएसके का केस. सीएसके आज के भाव पे विच इज एट 170-180, 33 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो रफली आज का उसका मार्केट कैप आएगा 6,500-7 हजार करोड़ के आसपास. अगर रिसेंट आप फोर्ब्स का आर्टिकल पढ़े तो फोर्ब्स ने सारे कंपनीज का वैल्यूएशन निकाला है, सारे आईपीएल टीम्स का वैल्यूएशन निकाला है, एंड उसने सीएसके को वैल्यूएशन दिया है करीबन 8,000 करोड़ का. Okay. तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इवन प्राइवेट मार्केट डिस्काउंट लगाने के बाद फोर्ब्स ने जो 8,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिया, सीएसके आज भी एक इन्वेस्टर के लिए 6,000-6,500 करोड़ पे अवेलेबल है. राइट. सिमिलरली अगर आप नया जो टीम अभी बिका था लखनऊ सुपर जायंट्स acquired by RPSG, अगर आप उसको भी देखोगे तो उसका भी सेल वाज एट अ वैल्यूएशन ऑफ क्लोज टू 7,000 crores. तो वहां से भी आपको जो सबसे सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम विद सच अ लार्ज ब्रांड फॉलोइंग इज अवेलेबल एट स्टिल अ मोर डिस्काउंट देन अ न्यू टीम. तो ये सब चीजों को देख के हमें लगता है कि सीएसके में अभी भी देयर इज अ सर्टेन रूम व्हिच इज देयर, एंड देयरफॉर वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो. Second, what we think is a good investment is FarmEasy. FarmEasy क्यों? FarmEasy का थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं. सितंबर 2021 में इन्होंने अपना लास्ट प्राइवेट राउंड किया था, where they raised around $350 million at a valuation of around 5 million. अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं पर शेयर लेवल पे, तो दिस विल रफली कम टू अराउंड 65-70 रुपीज पर शेयर, जिसपे सारे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स, प्रोसोस, Sequoia, SoftBank, all of them had invested in their last round at this valuation. Because of the current tech rationalization जो globally भी चल रहा है और जो इंडिया में भी आप देख पा रहे हैं, उसके कारण FarmEasy भी अभी आज के दिन प्री आईपीओ मार्केट्स में 45-47 रुपीस पे अवेलेबल है. This again gives the investors a 20-30% leg room for as a safety margin, कि जहां तक उसका प्राइवेट राउंड है वो जनरली एक बेंचमार्क बन जाता है, इसके नीचे अब इसका वैल्यूएशन जाना बहुत मुश्किल है. And FarmEasy actually happens to hold a 50% market share in e-pharma delivery. तो therefore इतना monopoly position के साथ FarmEasy का जो future है, at least जो analyst ने अभी private space में उसको cover किया है, they are saying that it is very bright. So therefore FarmEasy becomes another contender जो both attractive valuation along with a logical space. जैसे e-pharma delivery we understand कि बहुत ही high potential zone है, वो cover हो जाता है. एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो रिसेंट करेक्शन आया अपने इक्विटी मार्केट में, तो FarmEasy कितना ऊपर से करेक्ट कर चुका है अभी, अगर 43-42 में अवेलेबल है? तो अगर हम देखें FarmEasy की जर्नी, तो रफली FarmEasy जब इनिशियली प्री आईपीओ स्पेस में आया था, इट केम इनटू द मार्केट एट क्लोज टू 90 रुपीस. फ्रॉम 90 रुपीस इट वेंट अप टिल 110-120,
एंड उसके बाद धीरे धीरे 120 टच हुआ होगा मेरे हिसाब से समटाइम इन दिसंबर अर्ली जैन। वहां से लास्ट 6 महीने में धीरे 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 फॉल होते होते आज के दिन ये 45 के रेंज में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो अच्छा वैल्यू दिखता है यहाँ पे अभी। हाँ, लॉजिकल वैल्यू दिख रहा है कि अगर प्राइवेट स्पेस में इन्होंने 60 पैसे पे उठाया है तो होपफुली अगर सेम राउंड सेम लेवल पे भी दे रेज देयर नेक्स्ट राउंड या सेम लेवल पे भी आईपीओ लाते हैं, 30% का फिर भी इन्वेस्टर्स के पास एक सेफ्टी मार्जिन रहेगा खेलने के। करेक्ट। एंड थर्ड कंपनी जो अपने कंसिडर कर सकते हैं वो है स्टड्स एक्सेसरीज। स्टड्स हेलमेट। हाँ, हेलमेट, एब्सोल्युटली। तो टू व्हीलर मार्केट इज बूमिंग, बट टू व्हीलर मार्केट में बहुत कंपटीशन है। ई बाइक्स आ रहे हैं, नए नए बाइक्स रोज लॉन्च हो रहे हैं, बट ऑटो एंसिलरी जो मार्केट है वो फेयरली स्टैग्नेंट है। उसमें जो 3-4 बड़े प्लेयर है, स्टील बर्ड, वेगा, स्टड्स, यही आपस में compete करते हैं। नए प्लेयर्स बहुत कम आते हैं। And Studs is a very well-run company which has very good financials. It is very profitable. Valuation काफी करेक्ट हो गया है इसका भी। ये भी करीबन 1800-1900 के आसपास चल रहा था, अभी ये वहां से रैशनलाइज होकर 1200-1300 तक आ गया है। This is possibly a third company which people can keep their eyes on. I mean, एनलाइटनिंग मैं बोलूंगा क्योंकि इतना एग्जॉस्टिव ऐसा वीडियो जो अनलिस्टेड कंपनीज के रिगार्डिंग मार्केट में है मुझे नहीं लगता है। हमारे दर्शकों को बहुत चीज आज पता चला होगा जो कि अनलिस्टेड कंपनीज के रिलेटेड अनआंसर्ड रहता है। अभिषेक जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने अपने इनसाइट शेयर किए। वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग मोर कन्वर्सेशंस विद यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for having me. It was a wonderful conversation. Take care. थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे अभिषेक गिनोदिया जी जो कि बता रहे थे कि अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के बाद आप अनलिस्टेड कंपनीज को और बेहतर तरीके से जान पाएँ और इनके बारे में डिसीजन लेने में अब आपको थोड़ा और ईजी होगा। दोस्तों यहाँ पे हिडन अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात कर रहे थे और अनलिस्टेड शेयर्स में हिडन अपॉर्चुनिटीज़ का खजाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो जब स्टॉक टॉक्स का आए आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।